जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 5 साला बहाली मईशत मनसूबा या 10 साला बांग्लादेशी मॉडल मनसूबा, इस पर बात करनी है। और इस पर भी बात करनी है कि ईद के बाद इंक्वायरी शुरू होगी तसद्दुक जिलानी इंक्वायरी कमीशन की, 6 जजेस के ख़त की, और ईद के बाद ही मैंडेट चोरी और 6 जजेस के ख़त को लेकर तहरीक शुरू करने जा रही है अपोजिशन। और इस पर भी बात करनी है कि शाहीन शाह अफरीदी को हटाकर एक बार फिर बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया। सबसे पहले 5 साला मनसूबा बहाली मईशत या 10 साला बांग्लादेशी मॉडल, इस पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज बिलाशुबा बदतरीन मुआशी बहरान का है। IMF ने जो तीसरी किस्त दी है और एक मुआहदा पूरा हुआ है IMF से, 24वीं मरतबा हम अब फिर IMF के पास जाएंगे। और वजीर खजाना ने कह दिया है कि 3 साल कम अज कम हमें IMF का मोहताज रहना पड़ेगा। और जो IMF की शराइत हैं वो ऐसी हैं कि अगर IMF की शराइत नहीं मानेंगे तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा, और अगर मानेंगे तो 25 करोड़ में से 24 करोड़ अवाम लोग दिवालिया हो जाएंगे। अब इस पुल सरात, इस तने हुए रस्से पर चलते हुए हुकूमत के पीछे है इस्टेब्लिशमेंट फौज। सारी सरमायाकारी, सारी मुल्कों से तल्लुकात, सारे दोस्त ममालिक की मदद, सारे सरमायाकारी मंसूबे, सब कुछ देखेगी फौज। आगे ये जो हैं घुघू घोड़े, ये सिर्फ लंबे लंबे बयान देंगे, लंबी लंबी बातें करेंगे और बड़ी बड़ी बढ़के मारेंगे। इनके पल्ले कुछ नहीं। औरंगजेब साहब बैंकर हैं, मईशत को कितना समझते हैं ये अगले चंद महीनों में, चंद हफ्तों में पता चल जाएगा। लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग लाए गए, शौकत तरीन, हफीज़ शेख, और उसके बाद सलीम मांडवी वाला, और उसके बाद फिर इसहाक डार, मोहतरम इसहाक डार, मिफ्ता इस्माइल साहब। कुछ डिज़ास्टर साबित हुए, कुछ के ब्लंडर्स डिज़ास्टर साबित हुए, और कुछ को काम ही नहीं करने दिया गया। असद उमर साहब को भी इसमें शामिल कर लें। ही वॉज टाल एंड दैट्स ऑल, जिनको हमने ओवर वो एस्टिमेट किया हुआ था, जिनको ओवर ग्लैमराइज किया हुआ था। तो अब औरंगजेब साहब के पीछे होगी फौज, और अच्छी बात है। मैं इस हक में हूं कि अगर कुछ पॉजिटिव होगा तो इसी वजह से होगा कि सऊदी अरब हो, कतर हो, UAE हो, या कोई भी दोस्त मुल्क हो, हत्ता कि अब तो मगरब जो है वो भी बड़ा सियाना हो गया है। वो भी हमारी सिविलियन हुकूमत से बात ही नहीं करता। इमरान खान आखिरी वजीर आजम थे गालबन जो डायरेक्ट गुफ्तगू करते थे, या जिनकी कोई डायरेक्ट पे कोई इमेज था। आप अंदाज़ा करें कि आसफ अली जरदारी साहब सुप्रीम कमांडर हों, जिनको जो 23 मार्च की तकरीर भी ना कर पाए, चंद लफ्ज लिखे हुए से ना बोल पाए, जिनसे खड़ा होना उनके लिए इतना वबाले जान हो कि उन्होंने पूरे अवार्ड्स ही नहीं दिए 23 मार्च के, कहा कि बाकी गवर्नर्स दे, मैं ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकता। जो चंद जुमले नहीं बोल सकते रवानी के साथ, वो सुप्रीम कमांडर्स हैं और मुल्क की एक बड़ी पार्टी को चलाएंगे और बिलावल भुट्टो को आगे जाके वजीर आजम बनवाएंगे। और बिलावल भुट्टो 56 दौरे करने वाले, आसिफ जरदारी खुद कह चुके हैं कि वो अंडर ट्रेनिंग है। तो अंडर ट्रेनिंग और एक बीमार आदमी मुल्क की एक बड़ी पार्टी को चला रहे हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज साहबा ने उनकी बस तस्वीरें लगाना और नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लगता है वो तो लंदन से कबूतर उड़ाने आए थे। मीनार पाकिस्तान में उन्होंने कबूतर उड़ाए, और फिर 8 फरवरी को अवाम ने उनके तोते उड़ा दिए, और जेल में बैठे इमरान खान ने उनको वजीर आजम बनने से रोक दिया। और जो इमरान खान को माइनस करने आए थे खुद माइनस हो गए। रमज़ान निगहबान पैकेज के बाद अब नवाज शरीफ किसान कार्ड शुरू होगा, नवाज शरीफ हेल्थ कार्ड शुरू होगा। हत्ता के लग यूं रहा है कि अगर मरियम नवाज साहबा का बस चले तो वो पंजाब में कम अज कम जो नोट आते हैं 100, 50 के, 10 के,
5000 के, उन पर नवाज शरीफ साहब की कायदे आज़म के साथ तस्वीर लगा दें। अगर कायदे आज़म साहब की तस्वीर हटा नहीं सकती तो कम से कम 7 छोटी सी लगा दें कि ये इस वक्त हुकूमत चूँकि पंजाब में नवाज शरीफ साहब की है, लिहाजा नवाज शरीफ साहब की तस्वीर वाले नोट चलेंगे। तो ये सिर्फ बढ़के होंगी, ये सिर्फ दावे होंगे, पीछे काम फौज को करना पड़ेगा और औरंगजेब साहब इसको लीड करेंगे। गो के इसहाक डार साहब खैर से टांग अड़ा रहे हैं मुख्तलिफ मामलात में, लेकिन इसहाक डार साहब को और नवाज शरीफ साहब को पोलाइटली तो कन्वे किया जा चुका है कि मेहरबानी फरमाएं, हमें आगे बढ़ने दें। बांग्लादेशी मॉडल पहले सोचा जा रहा था इलेक्शन से पहले, जब तहरीक इंसाफ इमरान खान जेल में चले गए, 200 मुकदमे और 3 मुकदमों में सजाएं उनको इलेक्शन से पहले, और उसके बाद तहरीक इंसाफ की 80% जो सियासतदान से तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे, तहरीक इंसाफ टूट गई थी, एक तरह से बल्ला ले लिया गया था, कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं थी, मुकदमे, पर्चे, गिरफ्तारियां और जेलें, हवालातें, हथकड़ियाँ। तो एक हमारे दोस्त सोहेल वड़ाई साहब ने इस पर लिखा भी, उन्होंने मुक्तदरा से भी बात करके, ताकतवर हलकों से भी बात करके और सियासतदानों से बात करके एक कॉलम लिखा कि पाकिस्तान में अब आ रहा है बांग्लादेश मॉडल, हसीना वाजिद मॉडल, कि उन्होंने अब हसीना बांग्लादेश मॉडल को सामने रखें कि ज़ीरो टॉलरेंस अपोजिशन के इज्तिजाज, इंसानी हकूक, चादर चार दीवारी, कुछ भी ज़ीरो टॉलरेंस, ताकत के साथ निपटा जाएगा सारों से, और फोकस किया जाएगा मईशत पे, फोकस किया जाएगा हुकूमत की पॉलिसियों पे। 10 साल दिए जाएंगे कम अज़ कम। और उस वक़्त सारे जो तजियाकार थे वो कह रहे थे कि इस टीम को लीड करेंगे नवाज शरीफ। लेकिन फिर 8 फरवरी आया, पाकिस्तान की 76 साल तारीख बदली, इलेक्शन साइंस बदली, और इमरान खान ने जिस खंबे को भी खड़ा किया वो भी जीत गया। गो कि उसके बाद बड़ी मेहनत कोशिश से फार्म 45 को तबाह बर्बाद करके फार्म 47 निकाले गए, रिकाउंटिंग निकाली गई, यानी मुख्तलिफ हीले बहानों से 30 जमातों वाली मुस्लिम लीग को 130 जमातों पर लाया गया। और जो पहले एक मंसूबा था कि 2/3 अक्सरियत दी जाएगी हुकूमती पार्टियों को, उसके करीब करीब पहुंच गई है अब सूरत हाल। तो अब क्या है कि पीछे फौज होगी, आगे हुकूमत होगी, और मईशत तक तो ये बात इसमें मैं एग्री करता हूँ कि होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा मसला है बदतरीन मुआशी बुहरान, और ये तभी हल हो सकता है, लेकिन रोला ये है कि ये मुआशी बुहरान तभी हल हो सकता है कि सियासी इस्तेकाम आए। सियासी इस्तेकाम तभी हल हो सकता है कि जब तक मुल्क की एक ही अब सियासी जमात रहेगी जो अपोजिशन में है, जो काबिल जिक्र है, और वो है तहरीक इंसाफ, उससे बातचीत की जाए, कोई हल निकाला जाए। लेकिन बांग्लादेशी मॉडल था कि मईशत को सामने रखा जाएगा, मसाइल को सामने रखा जाएगा, एक रोड मैप दिया जाएगा और फिर उस पर 10 साल अमल किया जाएगा, और उसकी रास्ते में आने वाली हर चीज़ को ताकत से हटाया जाएगा। इलेक्शन के बाद चूँकि सूरत हाल बदली, तहरीक इंसाफ KP में आ गई, पंजाब में वैसे तो नंबर 1 पे थी, लेकिन चलो अब नंबर 2 पे है, मरकज़ में मेन अपोजिशन जमात है। तो अब भी मॉडल वही है, सोच वही है बांग्लादेशी मॉडल वाली, उसी तरफ ही बढ़ा जा रहा है। लेकिन वक्ती तौर पर इसको 5-5 साल के लिए कर लिया गया है। सुना जा रहा है कैसे कर लिया गया कि मईशत को सामने रखा जाएगा, मेन चीज़ों को सामने रखा जाएगा, और इस हवाले से आगे बढ़ा जाएगा। और इस रास्ते में आने वाली किसी भी ऐसी चीज़ को जिसको ये समझा जाए कि ये मईशत या मुल्की इस्तेकाम या मुआशी इस्तेकाम के हवाले से ठीक नहीं है, या ये अदम इस्तेकाम पैदा कर रही है, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। तो मुल्क में एक मॉडल, एक मुआशी मईशत बहाली प्रोग्राम शुरू हो चुका है। और लेकिन दुख की और तकलीफ़ की बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब का ऊपर वाला पोर्शन खाली है। वो एक अच्छे बैंक मैनेजर तो हो सकते हैं, फैक्ट्री मैनेजर तो हो सकते हैं, पंजाब में एक ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए ऊपर भाई बैठा हो, और पंजाब में वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर तो हो सकते हैं कि इधर सफाई कर दो, इधर सड़क बना दो, इधर कर दो, लेकिन मुल्क चलाना और इन हालात में चलाना उनके बस की बात नहीं। PDM 1 तजर्बा हमारे सामने है। शहबाज स्पीड मजाक बनी, शहबाज गवर्नेंस मजाक बनी, शहबाज शरीफ साहब खुद मजाक बने, और उनके जितने 16 महीनों में कार्टून बने
और मीम्स बनी, वो मुझे नहीं लगता किसी से वज़ीर आज़म के इतने बने हों। और उनके बयानात और उनके अजीबो गरीब मज़का खेज भोंडे अंदाज में सारे कुछ करना। अच्छा, एक मज़े की बात है कि इन लोगों से एक्टिंग भी नहीं सही हो पाती, फेक एक्टिंग करते हैं, मसनूई। लोगों को इरिटेशन होती है इनकी एक्टिंग से। छतरी लेके चलना और जुगतबाजी करना, सेंस ऑफ ह्यूमर अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करना, अपने आप को अफलातून समझना, अंग्रेजी बोलकर अजीबो गरीब अंग्रेजी बोलना और अजीबो गरीब अंदाज में चीज़ें करना, कैमरे का सामना, और फिर अजीबो गरीब। अब ये दुनिया आगे निकल चुकी है। अब इस ऊपर से नीचे तक इतने बेहतरीन एक्टर आ गए हैं कि आपकी एक्टिंग देख के लोग हंसेंगे तो क्या करेंगे। तो ये बताता चलूं कि मईशत बहाली प्रोग्राम शुरू हो चुका है और उसके लिए उसके रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और माशी बहाली का ये प्रोग्राम जो है, ये 10 साल मनसूबा यानी खाका हुई है और 5-5 साल के तौर पर आगे बढ़ा जाएगा। अब इसमें कुछ क्या और हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, कुछ हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन सोच यही है। अब एक तरफ मुआशी बुरहान और उससे हल और उसका हल निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेकाम है। और सियासी अदम इस्तेकाम की सबसे बड़ी वजह है मैंडेट चोरी, फार्म 45, फार्म 47, इलेक्शन धांधली, और उसके बाद मखसूस नशिस्तें, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमे, और उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ के आगे जो एज ए पार्टी वापस आना या बल्ला लेना या उसके हवाले से फैसले, ये सारा। और इसमें ऐड ऑन किया है 6 जजेस के ख़त ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस ने ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने उस ख़त में क्या था आपको पता ही है कि हम गैर महफूज, हमारे घर गैर महफूज, हमारा ख़ानदान गैर महफूज, हम पर दबाव डाला जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, मन मर्जी के फ़ैसले लेने के लिए हम मुसलसल दबाव में हैं। 6 मरतबा इन जजेस ने अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को बताया कि ये हम पे दबाव पड़ रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में भी उमर अता बंदयाल के दौर में भी ये लोग जजेस आए, कुछ नहीं हुआ। फायज़ ईसा काजी को भी इसका पता था, कुछ नहीं हुआ। अब ख़त लिखा, उस पर 2 फुल कोर्ट इजलास हुए। फायज़ ईसा काजी साहब ने बाल फेंक कर उधर फेंक दी हुकूमत के कोर्ट में। हालांकि हुकूमत इसमें खुद जजेस के ख़त के मुताबिक वो मुल्ज़म है, मतलब उस पर भी इल्ज़ाम है। हुकूमत एक फ़रीक है, हुकूमत बेनिफिशरी है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के हवाले कर दिया फायज़ ईसा काजी ने। और ये बताता चलूँ कि सुना जा रहा है, कोर्ट रिपोर्टर बताते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक समेत 7 जजेस इस हक में थे कि जो इन 6 जजेस ने ख़त लिखा है, ये अदलिया का जजेस का मामला है, अदलिया के पास आया और इसे अदलिया को हैंडल करना चाहिए। यानी इन 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट के की राय थी कि नहीं मिलना चाहिए चीफ जस्टिस को शहबाज शरीफ साहब से, और शहबाज शरीफ साहब के हवाले ये इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए। और ये वाज़े तौर पर सुना 2 फुल कोर्ट इजलासों में इसकी राय आई, लेकिन चीफ जस्टिस बहरहाल चीफ जस्टिस उन्होंने मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस और बाकी जो जजेस थे उनकी राय के मुताबिक गया काम, और वो शहबाज शरीफ साहब को बुलाया और सारा कुछ किया। अब तसद्दुक़ जिलानी इंक्वायरी कमीशन जो है ये 60 रोज़ में इंक्वायरी मुकम्मल करेगा और ईद के बाद इंक्वायरी का आगाज़ होगा। अब इस पर रोला ये पड़ा है कि बलूचिस्तान बार और कराची बार ने इसे मुस्तरद कर दिया है, और वकला की अक्सरियत ने इसे मुस्तरद करके कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर आज खुद नोटिस ले और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को हल करे, या फुल कोर्ट बनाकर, या सुप्रीम कोर्ट के अंडर कोई जुडिशल कमीशन बनाकर, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तीनों जगह पे इसको सुप्रीम कोर्ट हल करे। और एक तरफ वकला ईद के बाद इस हवाले से आवाज़ बुलंद करने आ रहे हैं, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने धांधली पर जो जलसे जुलूसों और एहतजाज का प्रोग्राम बनाया था उसमें 6 जजेस को भी शामिल कर लिया है, 6 जजेस के मामले को भी। तो अब ईद के बाद वो भी एहतजाज करने जा रही है, और 300 वकीलों ने भी खत लिखा है सुप्रीम कोर्ट को कि इस पर आज खुद नोटिस लें, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को हल करे। और इस खत लिखने वालों में
तसद्दुक जिलानी जो इस इंक्वायरी कमीशन के सरबराह हैं, उनके बेटे साकिब जिलानी भी हैं, जिनका कहना है, साकिब जिलानी वकील हैं और ये तसद्दुक जिलानी के बेटे हैं, और इनका कहना है कि इसको सुप्रीम कोर्ट को मैटर को देखना चाहिए। पहले दिन से ये तसद्दुक जिलानी इंक्वायरी कमीशन जो है मुतनाज़ हो गया है, और पहले दिन से ही इस पर तहफ़्फ़ुज़ात होने शुरू हो गए हैं। अब उसके बाद है कि जो हमारा मुल्क इसका कमीशनों का, कमीशन रिपोर्टों का, इंक्वायरी कमीशनों का, इंक्वायरी कमीशन रिपोर्टों का जो एक कब्रिस्तान है, इसमें तसद्दुक जिलानी अगर गैर जानबदाराना तरीके से इंक्वायरी कर भी लेते हैं, उसके बाद कोई सिफारिशात मुरतब कर लेते हैं, तजावीज़ दे देते हैं, तो उस पर अमल कैसे होगा? कोई नहीं होगा साहब। एक रिटायर्ड जज है, ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बताती, उसमें सारा सुनती, फिर एक फैसला करती, उस फैसले पर इम्प्लीमेंट होता। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सर्विंग जजेस के अंडर कमीशन बनता, फिर फैसला हो सकता था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता, फिर फैसला हो सकता था। एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ सुना जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 6 जजेस, इनमें से 3 जजेस ऐसे हैं जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अब शिकायतें आ सकती हैं। एक जज साहबान के खिलाफ तो शिकायत गई हुई है, रेफरेंस गया हुआ है, उनके बहुत सारे मामलात के हवाले से 2 जजेस का और भी जा सकता है, और इस खत लिखने के बाद इन जजेस के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा सकती हैं, और ये एक मामला दूसरी तरफ भी रुख इख्तियार कर सकता है। तो ये भी है, ज़ाहिर है हुकूमत भी इसमें बेनिफिशरी, हुकूमत पर भी इल्ज़ाम लगाए, तो हुकूमती वकला और बाकी सारे जिन पर इल्ज़ाम लगाए वो सारे अब पलट कर उन जजेस को भी उनकी शिकायत लगा सकते हैं, उनके केसेस भी लगा सकते हैं, ताकि मामला दूसरी तरफ जाए, और ऐसा जाता दिखाई दे रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐन मुमकिन है। अब जहाँ एक तरफ बदतरीन मुआशी बुरहान के लिए सोचा जा रहा है, काम किया जा रहा है, दूसरी तरफ बदतरीन सियासी बुरहान है, जो ईद के बाद 16 जमातें धांधली के लिए निकल रही हैं, मामला अदालतों में है, कई केसेस बड़े पॉलिटिकल अदालतों में हैं, मुकदमे 9 मई के मुकदमे, गिरफ्तारियां, वो भी मामला अदालतों में है, ऊपर से धांधली का मामला सड़कों पर। तो एक तरफ जब ये है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ वो जो बब्बू बराल किस्म के फैसले हैं वो भी जारी हैं, अजीब मज़का खेज और भोंडे फैसले और खाली दिमाग लोगों के फैसले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह नजम सेठी और ज़का अशरफ साहब की बारियां, एक जरदारी साहब के फेवरेट है ज़का अशरफ साहब, नजम सेठी साहब नवाज शरीफ साहब के फेवरेट थे, अब नहीं रहे, अब मोहसिन नकवी साहब ने उनकी जगह ले ली है। तो उसके बाद वही सेम नीचे प्लेयर्स में भी है। ज़का अशरफ आए, उन्होंने आकर सारे लोगों से मिले। ज़का अशरफ साहब ज़हनों में रहे कि एक टेस्ट मैच भी नहीं खेला हुआ, एक वनडे मैच भी नहीं खेला हुआ, एक T20 मैच भी नहीं उन्होंने खेला हुआ। ना वो क्रिकेटर्स, ना वो बॉलर, ना वो बैट्समैन, ना वो विकेट कीपर, ना अच्छे फील्डर, बस वो जरदारी साहब के फेवरेट थे, इसलिए आके ऊपर बैठ गए और कुछ दिनों में सवा सत्यानाश करके निकल गए। नजम सेठी साहब अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, PSL उन्होंने शुरू की, लेकिन इसके अलावा उनका भी कोई नहीं है, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के करीब हैं, इसलिए वो भी बन गए। और ये मज़े करते हैं ये लोग आकर, क्योंकि PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बहुत बड़ा इदारा है, पैसे वाला इदारा है, फेम है, नाम है, तो इसलिए ये लोग मज़े करने, टूर्स करने और अपनी एक दुनिया बसाकर उसमें एंजॉय करना। तो अब खैर से मोहसिन नकवी साहब जो आ गए हैं, मोहसिन नकवी साहब आज की एक हकीकत है, लाडले हैं। तो मोहसिन नकवी साहब तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने ज़का अशरफ साहब के शाहीन शाह अफरीदी को, जो उन्होंने कप्तान बनाया था T20 का, शान मसूद था टेस्ट के, और तो अब उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी साहब को फारिग किया, जो दामाद शाहिद अफरीदी हैं, और वो बने भी शाहीन शाह अफरीदी बड़े अजीबो गरीब अंदाज में थे कि शाहिद अफरीदी आए, वो पहले अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म से मिले, फिर ज़का अशरफ से मिले, और फिर कप्तान चेंज हो गया। तो अब शाहीन शाह अफरीदी को हटाकर बाबर आजम को वनडे और T20 का कप्तान बना दिया गया। अब सवाल ये है कि बाबर आजम को पहले क्यों हटाया था, और अगर पहले हटाया था जिन बुनियाद पर, जिन वजूहात पर, वो क्या थी, और वो वजूहात और बुनियादें ख़त्म हो गई कि अब फिर उनको बना दिया। सवाल ये भी है कि शाहीन शाह अफरीदी को क्यों कप्तान बनाया गया था, क्या उन्होंने तब्दीली लानी थी, या क्या उन्होंने इनकलाब लाना था, या वो कहाँ फेल हुए हैं कि अब उनको दोबारा हटा दिया गया है।
5-7 मैचों के बाद कप्तान बदलना, पहले तो यह कि बाबर आजम को बदलना ही नहीं चाहिए था, उसे वक्त देना चाहिए था। अब उस पे चूंकि सारे सीनियर प्लेयर्स हैं हमारे, कोई 100-150 क्रिकेटर्स जो सीनियर हैं, उनका काम ही धंधे ही कोई नहीं, अपना अपना यूट्यूब चैनल बनाए हुए, अपने अपने टीवी चैनल पकड़े हुए हैं और अरस्तू बैठ के बोल रहे होते हैं इधर इस बॉल पे छक्का लगना चाहिए था, इस बॉल को अंदर आना चाहिए था, यहाँ इस बॉलर से बॉलिंग नहीं करवानी चाहिए थी, यहाँ इससे ये नहीं होना चाहिए था। और फिर पर्सनल सारे कुछ नौकरियों की तलाश में, कुछ वैसे ही इतने अपने दौर में कुछ नहीं कर पाए, चंद एक के अलावा बाकी सारे फारग अपने दौर में। लेकिन अब वो ऐसे बैठे होते हैं कि जैसे ब्रेन लारा भी इनसे ही सीखता था, तेंदुलकर भी इनकी एकेडमी में ही आता था और कोहली वगैरह रोज इनको फोन करके पूछते हैं। तो फारग लोगों का चूंकि एक झमगट्टा लगा हुआ है, वो इतना प्रेशर डालते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, वो प्रेशर में आ जाते हैं। आगे से ज़का अशरफ, नजम सेठी, मोहसिन नकवी जैसे लोग बैठे होते हैं। अब मोहसिन नकवी साहब ने एक बयान बड़ा अजीबोगरीब दिया, टीम से मिले और उन्हें कहा कि मैं बड़ा फ्रेंडली आदमी हूँ, बड़ा तावन करूंगा, लेकिन अगर किसी ने गलती की तो सारी टीम को मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और भाई ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, आप वजीर दाखिला नहीं है, ये कोई दहशत गर्द नहीं है, ये कोई मुजरम नहीं है कि आप इनको तेज कर देंगे, आप इनको फारिग कर देंगे। ये एक टीम है जिसमें गलतियां भी होंगी, जिसको आपने कॉन्फिडेंस देना है, जिसको आपने हर ब्लंडर, हर गलती के बाद मजीद कहना है कि कल नहीं होगी। ये एक लंबा प्रोसेस है और ये वो हैं जो ज़हनी दबाव इन पे डालेंगे तो ये इनके बैट भी दबाव में आ जाएंगे, इनकी बॉल्स भी दबाव में आ जाएंगे, इनको ज़हनी तौर पर मजबूत करना है। उसके बाद खैर से अब उन्होंने एक और किया कि वो सिलेक्शन टीम ख़त्म करके सारे 5-6 अपने समेत सारे वो सिलेक्टर बना दिए। कोई चेयरमैन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, ये 5-6 जो हैं उसमें कप्तान भी सिलेक्टर है। अब ये पता नहीं कहाँ से फार्मूला आ गया, पूरी दुनिया में है कि सिलेक्टर होता है, वो सारे पूरे मुल्क को देखता है, उनकी उसकी टीम होती है, चीफ सिलेक्टर, फिर वो टीम सिलेक्ट करते हैं, फिर वो लाते हैं। कप्तान राय दे सकता है, कप्तान किसी के बारे में बता सकता है कि इसको भी शामिल कर ले, बाकी सारा सिलेक्शन टीम का काम होता है। हर जो गेम है उसमें यही है। फुटबॉल में तो इतना है कि जो उनका मैनेजर होता है वो चाहे तो कप्तान को बाहर बिठा दे बुलाकर, मजाल नहीं होती कप्तान की कि वो बात करे आगे से। इन्होंने एक ये कर दिया कि वो 5-6 की इकट्ठी टीम बना दी, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सारे सिलेक्ट करते हैं। ऊपर से अब ये कर दिया कि चंद मैचों के बाद शाहीन शाह अफरीदी जो इफ्तारी करके पता नहीं सहरी करके सोए हुए थे और वो सोए रह गए, बाबर आजम को कप्तान बना दिया और कहा कि शायद शाहीन शाह अफरीदी जो है उसकी भी यही ख्वाहिश थी कि बाबर आजम को कप्तान बनाया जाए। उसको उठाया गया अफरीदी को, शाहीन शाह अफरीदी को, कि भाई उठो, तुम्हारी सोए ख्वाहिश पीसीबी ने जान ली थी, तो आप उठ के तो खैर मकदम करो। अजीबो गरीब है, बाबर आजम को हटाया क्यों, शाहीन शाह अफरीदी को बनाया क्यों, शाहीन शाह अफरीदी को हटाया क्यों, बाबर आजम को बनाया क्यों, कोई पता नहीं। और अभी भी कोई पता नहीं, खाली दिमाग लोग हैं ना, बड़ी कुर्सियों पे छोटे लोग हैं और कोई गेम का नहीं पता, कोई असूल का नहीं पता, कोई किसी टेक्निकल चीज़ का नहीं पता, कोई किसी प्लेयर की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कि सारा पर्ची, सारा सफारिश, सारा वो क्या कहते हैं लाडलाइज्म, सारा चहेताइज्म, सारा मन ज़ाती पसंद ना पसंद, सारा अपनी ईगो, सारे अपने अंदर की ख्वाहिशें, बस बादशाहतें हटा दो, बना दो, पाबंदी लगा दो, घर भिजवा दो, बुलवा लो, उठा दो, अंदर नहीं आना, बाहर नहीं जाना। आपको अगर कुछ पता है, आप मुझसे अगर बेहतर जानते हैं कि क्यों शाहीन शाह अफरीदी को बनाया गया था, क्यों बाबर आजम को हटाया गया था, अब क्यों बाबर आजम को बनाया गया, क्यों शाहीन शाह अफरीदी को हटाया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद।